गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना डिस्कशन परमाणु संरचना के ऊपर जहाँ से खत्म किए थे उससे आगे बढ़ेंगे। परमाणु संरचना में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों का लास्ट टॉपिक था थॉमसन का तरबूज मॉडल, थॉमसन मॉडल, जिसको कि रदरफोर्ड ने, थॉमसन का तरबूज मॉडल था जिसको कि रदरफोर्ड ने बोला था कि ये मॉडल गलत है। थॉमसन का तरबूज मॉडल, इसको कि इसने बोला था रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग द्वारा दिखाया कि ये मॉडल गलत है, ये मॉडल गलत है। तो आज हम लोग इस रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग को दर्शाने के लिए क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले ये प्रयोग किया था 1911 में। रदरफोर्ड, इसका पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने सन 1911 में अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा इसको अपना इसको दर्शाया था। प्रकीर्णन प्रयोग अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा दिखाया था। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक अल्फा कण का स्रोत लिया था और इस प्रकीर्णन को देखने के लिए उन्होंने एक सोने की पट्टी ली थी, एक सोने की पतली चादर, पट्टी मतलब सोने की एक पतली चादर जैसी पट्टी ली थी, बहुत ही पतली थी, बहुत ही पतली पट्टी ली थी। तो ये जो पतली पट्टी ली थी इन्होंने, इसकी मोटाई लगभग 0.0004 सेंटीमीटर, 0.0004 सेंटीमीटर, करीब करीब इतना था। तो ये जो पतली पट्टी लिया गया था, इसकी मोटाई 0.0004 इतना था। अब तुम लोग समझ रहे हो कि ये पतली पट्टी कितनी पतली रही होगी। अब दूसरी बात है कि इन्होंने सोने की पट्टी को ही क्यों चूज किया, वाई सोना। कारण सोना ऐसा है कि ये आघात वर्धनीय है, मतलब ये इसको हम लोग पतले चादर में बदल सकते हैं। ये जो सोने का अगर ये 0.004 सेंटीमीटर इतना हमको पतला बनाना था, इसीलिए हमने किसको क्या, उन्होंने उस समय सोने की पत्ती ली थी। सोने की पत्ती लेने के कारण उस समय एक ही कारण था कि ये फैल सकता है, मेलेबल है, ये आघात वर्धनीय है, मतलब आघात सहकर ये थोड़ा सा फैलेगा, मतलब बहुत ही पतली चादर में ये बदल जाएगा, ठीक, जल्दी टूटेगा नहीं। तो सोने ये बहुत ही पतली पट्टी में इसको बदल दिया जाएगा। तो इन्होंने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के लिए एक स्रोत लिया था। तो उन्होंने यहाँ पे हम लोग जो स्रोत जो रेडियो एक्टिव किरण के रूप में अल्फा कण को निकाल सके, तो इसके लिए हम लोग रेडियम देख सकते हैं और दूसरा कुछ भी हो सकता है जिसमें से क्या हो, अल्फा कण निकले, जिसमें से क्या हो, अल्फा कण निकले, अल्फा कण निकले। ओके, इन्होंने इसके लिए क्या किया, अल्फा कण लिया, इसको एक बॉक्स के अंदर रखा, और ठीक इसके सामने एक होल बना दिया। इसके सामने क्या किया था, एक
होल बना दिया था, होल बनाया जिससे क्या हो, अल्फा किरण इस ऐसे निकल सके। अल्फा किरण जैसे निकला, इसके सामने एक लेड की पत्ती रख दिया गया। इसकी पत्ती, लेड की, लेड धातु की एक पत्ती रख दी गई है। यहां से एक होल बनाते फिर बना दिया गया। ये लेड की पत्ती यहां से होकर किरण क्या होगी, आगे जाएगी। लेड की पत्ती के पीछे कारण क्या था, लेड की पत्ती क्या करती है, जनरली उस समय हम लोग बोल सकते हैं कि इस टाइप से ये लेड बॉक्स के अंदर भी ये रख के प्रयोग किया गया होगा। ये उस समय लेड बॉक्स के अंदर रखा गया था। लेड क्या करता है, अगल बगल जो अल्फा किरण जाएगी उसको ये अवशोषित कर लेगी। तो लेड पत्ती जो था ये अल्फा किरण को क्या कर रहा है, अवशोषित कर ले रहा है। अल्फा किरण को क्या कर रहा है, अगल बगल जाने वाले अल्फा किरण को अवशोषित कर ले रहा है। और जहां से इसकी जगह होगी सीधे निकलने देने की, वहीं से ये अल्फा किरण को क्या होगा, पास होने देगा। वहीं से ये अल्फा किरण को पास होने देगा, जिससे क्या हो कि हमको सिर्फ एक अल्फा किरण यहां से गुजरते हुए मिले। सिर्फ एक अल्फा किरण यहां से हमको गुजरते हुए मिले। ठीक, इसके बाद इधर इन्होंने एक घेरा जैसा बनाया। तो यहाँ पर एक ऐसा था कि जिस धातु का ये बना हुआ था वहां पर ये जब अल्फा किरण गिरेगी तो एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी। एक प्रतिदीप्ति यहाँ पर उत्पन्न होगी, मतलब एक आभा यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर एक आभा दिखाई दे रहा है कि अल्फा किरण यहाँ पे आके गिर रही है। तो इन्होंने एक पर्दे जैसा ऐसा स्ट्रक्चर लिया था, जहां पर जाकर अल्फा किरण जब गिरेगी तो एक आभा उत्पन्न होगी। अल्फा रेस स्ट्रेट लाइन में जा रही है, जाकर जब यहाँ पर गिरेगी एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है। इसके बाद उन्होंने देखा जब बीच में सोने की पट्टी को रख दिया गया, बीच में किसको रख दिया गया, सोने के पत्थर को इस प्रकार रख दिया गया। उस समय देखा गया ये जो आभा है, ये आभा थोड़ी सी फैल गई, ऐसे थोड़ी सी फैल गई। तो इससे उन्होंने यह इस जगह पे पहुंचा कि अल्फा कणों के आने, ये जो सोने की प्लेट आने से यहाँ पर ये सोने का पत्थर है, ये सोने का पत्थर है। सोने का पत्थर आने से क्या हुआ, अल्फा किरण थोड़ी सी फैल गई, थोड़ा सा पकिर्णित हो जा रहा है। और सोने का पत्थर के द्वारा अल्फा कण का क्या हो रहा है, पकिर्णन हो रहा है। इसके आधार पर रदरफोर्ड ने ये बोला कि सपोज इसका एक सेंटर में एक पॉइंट ऐसा है कि जहां पर इसका टोटल धनावेश है, इसका टोटल धनावेश है। जब ये किरण आ रही है ऐसे, ये किरण सीधे निकल जा रही थी, ये किरण सीधे निकल जा रही थी, लेकिन कुछ किरण अगर इस प्रकार आए तो ये जाकर इस प्रकार से टेढ़ी हो जा रही है। इस प्रकार आया तो ये सीधे जाके इसके साथ ये कुछ टेढ़ी हो गई। मैक्सिमम किरण क्या है, सीधे निकल जा रही है, लेकिन कुछ किरण ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, इसके चलते ये बिखेर जा रही है। तो हम लोग प्रयोग क्या किए थे एक बार फिर से देखें। इन्होंने सबसे पहले अल्फा कण का एक स्रोत लिया। ये क्या है, अल्फा कण के स्रोत, अल्फा कण स्रोत लिया जहां से अल्फा कण निकल रहे हैं, जिसको कि उन्होंने एक लेड की पत्ती, ये पत्ती किसकी है, लेड की पत्ती से पास करवाया। वहां पर भी एक सूक्ष्म होल बना हुआ है। इसको अगर मैं इस प्रकार देखूं तो और थोड़ा समझने में सुविधा होगी कि हमारा जो है कुछ इस प्रकार से है। लेड की पत्ती को अगर मैं इस प्रकार देखूं, यहाँ पर अगर होल है और रेडिएशन यहाँ पर है,
यहाँ से तो ये जो अल्फा कण स्रोत है इधर उधर बहुत अल्फा कण निकालेगा। जो भी इसकी इस दीवार पर जाएगा, जो भी इस दीवार पर पहुंचा वो क्या है, दीवार द्वारा अवशोषित हो जाएगा। सिर्फ ये सीधे वाला जो अल्फा कण निकलेगा वही क्या होगा, इसमें से होकर पास हो पाएगा, वही इसमें से होकर क्या होगा, पास हो पाएगा। इसके कारण क्या है, लेड की पत्ती लिया गया और यहाँ पर एक होल बना दिया गया था। होल बनाने के कारण ये क्या है, जो भी अल्फा रेस यहाँ से निकलकर साइड में इसके ऊपर गिरेगी, ये क्या होगा, इसके द्वारा अवशोषित हो जाना चाहिए। बाकी जो इस होल से सीध में आएगा वो क्या होगा, सीधे पार हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि अगर यहाँ पर ये जो पर्दा है, पर्दे के सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सीधे जाकर एक छोटे से, ये प्रतिदीप्तिशील पर्दा है जहां पर ये चमक उत्पन्न करता है, एक छोटे से भाग में ये क्या है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही है। ये एक छोटे से भाग में प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर एक तो सोने का पत्थर रख दिया, सोने का पतला चादर रख दिया, हम लोग देखे कि ये जो चमक उत्पन्न करने की जगह है ये थोड़ी सी बढ़ गई, ये थोड़ी सी बढ़ गई, ये थोड़ी सी बढ़ गई। तो ये थोड़ी सी बढ़ने के पीछे कारण क्या है, अल्फा कणों का सोने के पत्थर द्वारा पकिरणन हो गया। अल्फा कणों का सोने के पत्थर द्वारा पकिरणन हो गया, यानी ये थोड़ा सा छिटक गया, थोड़ा सा छिटक गया, ये थोड़ा सा छिटक गया। ठीक, तो ये जब छिटका तो यानी क्या है, अल्फा कण सीधे रेखा में जाकर सोने के पत्थर आने के कारण छिटक गया। मैंने इससे पहले भी बोला कि मैंने सोने का पत्थर यहाँ पर यूज क्यों किया, यहाँ पर सॉरी मैंने बोलना गलत था, जो प्रैक्टिकल किए थे उन्होंने ये सोने का पत्थर क्यों किया, कारण सोने को उस समय पीट कर बदले चादर में बदला जा सकता है, सोना मेलेबल है। तो इसके आधार पर क्या देखा गया कि अगर यहाँ से एक अल्फा किरण, हम लोग अल्फा कण स्रोत से अल्फा किरण जो ले रहे हैं, ये एक स्ट्रेट रेखा में जा रही थी, इसके आधार पर उन्होंने बोला कि अल्फा कण क्या हुआ था, एक स्ट्रेट रेखा में जा रही थी। लेकिन बीच में ये जब सोने का पत्थर ले आए तो इसका एक नाभिक सामने आ गया, इसका एक नाभिक सामने आ गया, इसका एक नाभिक सामने आया। इसका नाभिक जब सामने आया तो क्या है, जो अल्फा किरण इसके एकदम करीब से जा रही थी वो थोड़ा सा सीधे जाकर छिटक गया। कारण हम लोग जानते हैं समान आवेशों में विकर्षण होता है। जो अल्फा कण वो भी धनावेश था, नाभिक, इसी के आधार पर इन्होंने बोला कि नाभिक जो है वो धनावेशित है। नाभिक क्या है, धनावेशित है। यहाँ पर इसका नाम इन्होंने क्या दिया था, नाभिक दिया था, और बोला था कि ये धनावेशित है, धनावेशित है। तभी यहाँ पर हम लोग इसको क्या देखे कि फैलते हुए देखे। तो यहाँ पर प्रयोग द्वारा देखा गया कि ये कुछ यहाँ से जो इसके बगल से गुजरा ये भी थोड़ा सा मुड़ गया, लेकिन इस ये जो है ये क्या होगी, स्ट्रेट निकल जा रही थी। प्रयोग द्वारा आगे ये भी देखा गया कि एक ऐसी भी है कि ये बहुत ही कम होता है कि ये स्ट्रेट गई और स्ट्रेट ही यहाँ से वापस आ गई। ये क्या हुआ, स्ट्रेट गया और इसी लाइन में ये क्या हुआ, वापस आ गया। इसके लिए ये देखा कैसे गया, यहाँ पर एक जीएम काउंटर यूज किया गया था। इसको बोलते हैं जीएम काउंटर, का मतलब है गाइगर मूलर, गीजर मूलर या गाइगर मूलर। कभी कभी देखोगे गाइगर मूलर काउंटर, और कभी कभी इसको गीजर मूलर भी काउंटर भी बोला जाता है। जिससे क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं कितना ये मतलब यहाँ से कहां पर कितना रेस यहाँ पर है। हम लोग देखते हैं इस काउंटर को एक बार यहाँ पर ले आए, यहाँ पर लगा। ये आखिर गाइगर मूलर काउंटर क्या है,
गाइगर मूलर काउंटर आखिर एक साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया काउंटर है। गाइगर ने पहले ये काउंटर बनाया था। उन्होंने अल्फा बीटा गामा, इस काउंटर के द्वारा हम लोग क्या किया करते हैं, अल्फा बीटा गामा किरण कितना है उसका काउंटिंग करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा के काउंटिंग के लिए पहले गाइगर ने उसको बनाया था। फिर मूलर नाम के साइंटिस्ट ने इसमें थोड़ा सा संशोधन किया, तो उन दोनों के नाम के आधार पर ये काउंटर का नाम क्या है, गाइगर मूलर काउंटर है। तो उसको अगर हम लोग यहाँ पर यूज करें, गाइगर मूलर काउंटर को एक बार यहाँ पर ले जाकर देखें, एक बार यहाँ पर ले जाकर देखें, हम लोग देखते हैं करीब करीब ये जो रीजन है 99.86% ये इस पोर्शन में चला आता है। मतलब ये जो बिखेरने वाली घटना है स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर गई, मतलब ये जो रेस जा रही है, हमको तो ये मैक्सिमम स्टेट में मिलेगा। जो एकदम करीब से जाएगा वो क्या होगा, एक थोड़ा सा इधर बिखेर जाएगा। जो एकदम करीब से गया वो क्या है, हल्का सा बिखेर गया। ये जो 90 डिग्री के यहाँ का जो पोर्शन है, अगर मैं बोलूं कि ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक जो 90 डिग्री बनाते हुए है, डिग्री बनाते हुए है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 99.86% इतने में ये रेडिएशन पूरा चला आता है। और बचता जो 0.14% है, 0.14% रेडिएशन वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब फेस जो इधर से 90 डिग्री है, इधर वाले 90 डिग्री के बाद जो हमको मिलता है वो 0.14%। किसके द्वारा निकाले, इस गाइगर मूलर काउंटर के आधार पर मैंने निकाला था। साइंटिस्ट लोग इसी के आधार पर इसको निकाले थे, इस काउंटर के द्वारा काउंट करके। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर मान लो इस जगह पर एकदम 180 डिग्री पर, ये जो मैं बोला कि यहाँ से अगर रेस जग गई, कुछ रेस क्या है इससे जाकर टकराकर ये सीधे पथ में वापस आ गई। इसके लिए इन्होंने देखा कि 180 डिग्री पर कितने किरण वापस लौट रहे हैं। यहाँ से ये तो स्ट्रेट जा रही है, यहाँ से जो ये कोण बन रहा है ये तो मेरा कितना है 180 डिग्री। ये जो 180 डिग्री का कोण है, यहाँ पर कितने किरण वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर देखा गया कि अगर 20,000 रेस जा रही है, 20,000 में एक किरण ऐसा होगा जो यहाँ से 20,000 में एक, ये वापस उसी रेखा में चली आएगी। 20,000 में एक वापस उसी रेखा में चली आएगी। ठीक है, तो इसके आधार पर रदरफोर्ड ने विभिन्न स्थानों पर ये जो चमक उत्पन्न हुआ, यह इसके आधार पर देखा कि रदरफोर्ड ने जो निष्कर्ष निकाला उसके आधार पर क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर देते हैं। रदरफोर्ड का जो निष्कर्ष था वो क्या था, अधिकतर अल्फा कण क्या है, ये एक सीधी रेखा में निकल जाते हैं। रदरफोर्ड का निष्कर्ष, रदरफोर्ड का निष्कर्ष तुम लोग देख रहे हो। रदरफोर्ड के निष्कर्ष यहाँ पर मैक्सिमम जो मेरे किरणें थी वो एक स्ट्रेट लाइन में निकल जाती है। तो पहला निष्कर्ष निकाला था कि अधिकतर किरणें क्या होती है, सीधी रेखा में निकल जाती है। अधिकतर किरणें क्या है, सीधी रेखा में निकल जाती है। ज्यादातर किरणें सीधी रेखा में निकल जाती है। इसके बाद क्या है, कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से विक्षेपित होता है। ये जो मैं दिखाया था कि यहाँ से ये गया और यहाँ से जाकर जब ये पन्नी नहीं था तो यहाँ पर हमको एक इसी पॉइंट पे मिल रहा था, लेकिन जैसे ही पन्नी आया तो हमको ये क्या है, ये बिखरा हुआ कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये जाकर ये क्या है, थोड़ा सा विक्षेपित हो गया। यहाँ पर ये जाकर भी ये क्या है, विक्षेपित हो रहा है। तो दूसरा उन्होंने ये बोला कि
कुछ अल्फा कण अपने पथ से क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। ज्यादातर तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ क्या हुए, अपने पथ से विक्षेपित होते हैं। तो अपने पथ से अगर विक्षेपित हुए यानी क्या है, जो केंद्र में क्या है, धनावेशित युक्त सूक्ष्म स्थान है, यानी केंद्र इसका धनावेशित है, तभी तो ये इसको क्या किया, फैला दिया। यानी केंद्र में धनावेशित युक्त भाग है, केंद्र में धनावेश युक्त सूक्ष्म भाग है। मतलब केंद्र में धनावेश युक्त क्या है, सूक्ष्म भाग है, छोटा सा एक भाग है जहां पर कि धनावेश है, तभी तो क्या है, अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। ठीक है, और कुछ अल्फा कण यहां पर मैं दिखाया कि कुछ अल्फा कण इसी पथ में ऐसे गया और ऐसे ही वापस आ गया। कुछ अल्फा कण जो कि मैं बोला कि 20,000 में एक कण ऐसा होगा, 20,000 अल्फा कण अगर गए, उसमें से एक अल्फा कण ऐसा होगा कि इसी पथ में वापस आ गया। कुछ अल्फा कण क्या होगा, जो अपने पथ पर वापस आ जा रहा है। बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो पाता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि केंद्र में अति सूक्ष्म धनावेशित भाग है। अच्छा, यहाँ पर 0.14% है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर अगर 20,000 में एक आ रहा है, तो बाकी जो पोर्शन है यहाँ पर अगर मैं प्रयोग करके देखा तो यहाँ पर देखूंगा कि 8,000 में ये भाग एक है, 8,000 में एक, मतलब 8,000 अगर अल्फा कण गया तो एक कण ऐसा होगा कि जो यहाँ पर विक्षेपित होगा, 90 डिग्री से अधिक के कोण पे विक्षेपित होगा। मतलब 8,000 अल्फा कण भेजे, उसमें से एक अल्फा कण ये विक्षेपित होकर 90 डिग्री से अधिक कोण इस प्रकार से बनाएगा। और अगर 20,000 हो गया, उसी समय हम देखेंगे कि एक सीधे जाएगा, सीधे वापस आ जाएगा। जिस रेखा में गया उसी रेखा में ये क्या होगा, वापस आ गया। तो यहां पर तीसरा है बहुत कम अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण। बहुत कम अल्फा कण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक के कोण पर, 90 डिग्री से अधिक के कोण पर क्या होते हैं, 90 डिग्री से अधिक के कोण पर ये विक्षेपित हो पाते हैं। बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक के कोण पर विक्षेपित होते हैं, 90 डिग्री से अधिक के कोण पर विक्षेपित होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो धनावेश युक्त केंद्र में जो धनावेश युक्त कण है वो बहुत ही सॉलिड है, केंद्र में जो धनावेश युक्त भाग है वो भारी और दृढ़ है। इससे ये क्या प्रूफ हुआ, देखो अधिकतम किरणें सीधी रेखा में गुजर गई, इसका मतलब क्या हुआ, वो भाग खाली था, मतलब चारों ओर खाली भाग है बहुत सारा। यहाँ पर कुछ अल्फा कण अपने पथ से विक्षेपित हुआ, केंद्र में धनावेश युक्त सूक्ष्म भाग है, उसके आधार पर बोल सकते हैं। और बहुत कम अल्फा कण क्या है, 90 डिग्री से अधिक के कोण पर विक्षेपित होते हैं, 90 डिग्री से अधिक के कोण मतलब इधर की ओर विक्षेपित होते हैं, जिसके कारण क्या है, केंद्र में जो धनावेश युक्त भाग है, केंद्र में जो धनावेश युक्त भाग है, केंद्र में जो धनावेश युक्त भाग है वो क्या है, वो बहुत ही, वो क्या है, मजबूत होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए, वो भारी होना चाहिए और वो बहुत ही भारी और दृढ़ है, मतलब मजबूत है ये। तो ये रदरफोर्ड ने इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला। रदरफोर्ड ने अपने
अल्फा कण के प्रकीर्णन के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला कि क्या है, अधिकतर अल्फा कण पन्नी को सीधे छींटते हुए निकल जाता है। इसलिए यहाँ पर ये मेरा छूट गया कि यहाँ पर इसलिए ज्यादातर भाग क्या है, रिक्त है। ज्यादातर भाग क्या है, रिक्त है। कुछ अल्फा कण अपने पद से हल्का विक्षेपित हुआ। इसका मतलब क्या है, केंद्र में धनावेश युक्त भाग है। अगर धनावेश युक्त भाग नहीं होता तो ये विक्षेपित नहीं होता। बहुत कम अल्फा कण क्या है, 90 डिग्री से अधिक के कोण पे क्या है, वापस आ गया। बहुत कम अल्फा कण क्या है, 90 डिग्री से अधिक के कोण पर वापस आ गया। यानी केंद्र में जो धनावेश युक्त भाग है वो बहुत ही भारी और दृढ़ है, वो बहुत ही भारी और दृढ़ है। ठीक, तो इसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया था उसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो रदरफोर्ड की ने बताया था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष दिया था कि तीन ही प्रकार का काम हुआ कि कुछ सीधे निकल गया, कुछ किरणें सीधे निकल गई। सीधे निकल जाने का कारण क्या हुआ, वहां पर कुछ भाग रिक्त है, कुछ भाग वहां पर क्या था, निष्कर्ष में क्या निकाला था कि ज्यादातर किरणें क्या है, सीधी रेखा में निकल गई। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग द्वारा यही निष्कर्ष निकाला था कि अगर किरणें, पहला निष्कर्ष क्या था, ज्यादातर किरणें क्या है, सीधी निकल गई थी। अगर ये सीधी निकली है, सीधी चूंकि निकली है तो जो परमाणु है इसका अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है। अधिकांश भाग यहाँ पर रिक्त है। दूसरा इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, कुछ भाग विक्षेपित होता है। जो किरणें, कुछ किरणें यहाँ पर क्या है, कुछ किरणें विक्षेपित होती है कि कुछ किरणें विक्षेपित हुई, कुछ किरणें विक्षेपित हुई, जिसके आधार पर उन्होंने क्या बोला कि अगर किरणें विक्षेपित हो रही है इसका मतलब केंद्र में जो नाभिक है वो धनावेशित है। नाभिक जो है वो क्या है, धनावेशित है। नाभिक धनावेशित है, नाभिक धनावेशित है और वो बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में किरणें क्या हुई, मात्रा में किरणें 90 डिग्री से अधिक के कोण पर मुड़ गई। अधिक के कोण पर, 90 डिग्री से अधिक के कोण बनाते हुए मुड़ी है। मुड़ी है, जिसके कारण ये पता चलता है 90 डिग्री से अधिक के कोण बनाते हुए मुड़ी है। इसके हमको क्या पता चला, जो नाभिक है, जो नाभिक है वो क्या है, नाभिक जो यहाँ पर है वो भारी है, यानी सघन है। नाभिक भारी तथा दृढ़ है, भारी तथा दृढ़। रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग के द्वारा तीन निष्कर्ष इन्होंने निकाला। इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसके कारण इसका नाम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। ये जो तीन निष्कर्ष निकाला, इसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उसी के नाम के आधार पर हम लोग इसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोलते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यहां पर बोला है कि रदरफोर्ड ने यह बोला कि परमाणु की संपूर्ण मात्रा परमाणु के केंद्र पर स्थित होती है। पहला पॉइंट, परमाणु की संपूर्ण मात्रा, परमाणु की जो संपूर्ण मात्रा है
मात्रा कहां स्थित होती है? परमाणु के केंद्रक में। परमाणु के केंद्रक में। परमाणु की संपूर्ण मात्रा परमाणु के केंद्रक में स्थित होती है। परमाणु के केंद्र पर स्थित होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु का केंद्रक बोलते हैं। तो परमाणु की संपूर्ण मात्रा कहां पर स्थित हुई? परमाणु के केंद्रक में। दूसरा है परमाणु की संपूर्ण मात्रा और संपूर्ण धनावेश केंद्रक में केंद्रीभूत रहता है, अर्थात सभी धनावेशित कण केंद्रक में ही स्थित होते हैं। सभी, दूसरा यह था कि सभी धनावेशित कण, सभी धनावेशित कण कहां मिलता है? केंद्रक में। केंद्रक में होता है, केंद्रक में स्थित होता है। सभी धनावेशित कण कहां होता है? केंद्रक में स्थित होता है। तभी क्या होता है? केंद्रक जो है धनावेशित होता है। तभी केंद्रक क्या होता है? धनावेशित होता है। सभी अगर केंद्रक में स्थित होगा तभी ये क्या होगा? धनावेशित होगा। केंद्रक धनावेशित होता है। परमाणु ठोस नहीं होता है, इसका अधिकांश भाग रिक्त होता है। जैसा कि हम लोग प्रयोग में देखे थे कि ज्यादातर किरणें क्या हो रही है? स्ट्रेट रेखा में निकल जा रही थी। थोड़ा ही किरण ऐसा था कि ये क्या है? विक्षेपित होकर इधर उधर निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है? परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? रिक्त होता है। और परमाणु में जो भी ऋण विद्युत आवेश है वो क्या है? केंद्रक से बाहर है। परमाणु का अधिकांश, यहाँ पर परमाणु की संपूर्ण मात्रा इस केंद्रक में निर्भर है, लेकिन यहाँ पर जो परमाणु में जो ऋणावेशित कण है, परमाणु में ऋणावेशित कण होगा तभी तो ये विद्युतीय रूप से उदासीन होगा। परमाणु में, लेकिन वो होगा कहाँ? केंद्रक के बाहर है। परमाणु के ऋणावेशित कण, परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण वो क्या है? इलेक्ट्रॉन केंद्रक के बाहर होता है। परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण कहां होता है? केंद्रक के कण ये कहां होते हैं? केंद्रक के बाहर स्थित होते हैं। केंद्रक के बाहर स्थित होते हैं। ये केंद्रक के बाहर स्थित होते हैं। जो भी ऋणावेशित कण है ये कहां होंगे? केंद्रक के बाहर स्थित होंगे। इसके बाद है परमाणु विद्युतीय विद्युत उदासीन है, इसलिए परमाणु के केंद्रक में स्थित धनावेशित कणों की संख्या और केंद्रक के बाहर स्थित ऋणावेशित कण की संख्या समान होगी। परमाणु क्या है? विद्युत उदासीन है। परमाणु विद्युत उदासीन है। तो क्या है? परमाणु में उपस्थित, अच्छा, परमाणु में उपस्थित धनावेशित कण, धनावेशित कण, परमाणु में कौन सा धनावेशित कण उपस्थित होता है? धनावेशित कण प्रोटॉन, धनावेशित कण तथा ऋणावेशित कण। परमाणु में उपस्थित धनावेशित कण तथा ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी।
परमाणु की संपूर्ण मात्रा कहां पर होगी, उसके केंद्रक में होगा। सभी धनावेशित कण केंद्रक में स्थित होता है, तभी ये केंद्रक क्या है, धनावेशित है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त था, तभी तो क्या है, जो किरणें गई वो स्ट्रेट रेखा में निकल जा रही थी। अगर रिक्त नहीं होता तो ये स्ट्रेट रेखा में निकल नहीं पाती। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। उसके बाद क्या है, परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण अगर यहाँ पर होता तो क्या होता कि ये इसकी ओर आकर्षित हो जाता। ऋणावेशित कण अगर यहाँ पर होता तो ये केंद्रक की ओर आकर्षित होता है, लेकिन ये क्या है, जैसे ही केंद्रक के पास पहुंच रहा है ये क्या है, इससे दूर हो जा रहा है। तो अगर ऋणावेशित कण होता तो ऋणावेशित कण क्या करता है, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दूर छिटक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण केंद्रक के बाहर है और परमाणु क्या है, विद्युतीय रूप से उदासीन है, यानी उसमें उपस्थित धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की संख्या तथा ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर है। ठीक, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख रहे हैं। रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया था। रदरफोर्ड का प्रयोग क्या था कि उन्होंने एक अल्फा कण स्रोत लिया। उन्होंने क्या किया था, एक अल्फा कण स्रोत लिया था, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है कि उसको पास करवाया था, इसको एक बॉक्स में रखकर जिसमें से होकर पास करवाया था। ये पत्ती की किसकी थी, लेड की। ये पत्ती किसकी थी, लेड की। और यहाँ पर उन्होंने एक होल बना दिया था और इससे ये सीधे अल्फा कण निकला था। तो लेड की पत्ती यूज करने के पीछे कारण एक ही था कि लेड की पत्ती अगर अगल बगल हो, मतलब जो भी अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण इसके ऊपर पड़ती है, इसको ये अवशोषित कर लेती है। सिर्फ जो होल है उसी में से क्या है, अल्फा किरण को ये सीधे पास होने देगी। हम लोग सबसे पहले एक प्रतिदीप्तिशील पर्दा का यूज किया गया था। यहाँ पर इसको देखने के लिए एक प्रतिदीप्तिशील पर्दा, सबसे पहले मैं देखा कि यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है, लेकिन जैसे ही गोल्ड प्लेट लाया गया मैं देखा कि इसमें जो प्रतिदीप्ति है अब ये बढ़ रही है, ये थोड़ी ज्यादा जगह पर दिखाई दे रही है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। इसका मतलब क्या है, अल्फा कण वहां पर इधर उधर मतलब बिखर गया। तो कितना अल्फा कण कहाँ बिखरा, इसके लिए हम लोग जीएम काउंटर का यूज किए थे। अभी मैं बोला था कि गैगर मूलर काउंटर, उसके आधार पर मैंने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया। मैं देखा कि ज्यादातर किरणें यहीं पर स्थित है और बहुत ही कम मात्रा में जो है 90 डिग्री से अधिक, ये 90 डिग्री से यहाँ तक ये 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर 99.86% ऑफ किरणें इसी जगह पर स्थित है और 0.14% ये 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाते हुए इधर की ओर आई है। और इसके बाद अगर 180 डिग्री के कोण पर कितने आए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये 20,000 किरणों में एक किरण वो क्या है, 90 डिग्री से 180 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस आ गई है। 180 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हुई, वापस आ गई है। ठीक, और 90 डिग्री से अधिक के कोण पे कितने मुड़ी थी, 90 डिग्री से अधिक के कोण पर जो मुड़ी है वो 8,000 में एक किरणें। ये थोड़ा सा डाटा थोड़ा सा ध्यान में रखना। 8,000 अल्फा किरण अगर पास होगी तो एक किरण क्या है, 90 डिग्री से अधिक के कोण पे मुड़ेगा और 180 डिग्री पर जो मतलब यहाँ पर जो किरणें सीधे जा रही है उसी पे अगर वापस आएगी, वो कितना होगा, 20,000 में एक किरण ऐसा होगा जो कि वैसे वापस आती है। उसके आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष क्या निकाला था कि इसका ज्यादातर भाग, पहला है कि इसका ज्यादातर भाग क्या है, रिक्त है, ज्यादातर भाग रिक्त है। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला था कि केंद्र में धनावेशित कण स्थित है। केंद्र क्या है, धनावेशित है। केंद्र क्या है, धनावेशित केंद्र है। और चूंकि कुछ अल्फा कण सीधे उसी रेखा में क्या हो रहे थे, वापस आ रहे थे, वो जो केंद्र था वो क्या था, सघन था और दृढ़ था। वो क्या था, सघन मतलब भारी था, सघन भारी भी बोल सकते हैं, भारी तथा दृढ़ था। तो उसके आधार पर ये क्या था, ये जो प्रयोग किया उसका ये निष्कर्ष था। प्रयोग का ये क्या था, निष्कर्ष था। इस निष्कर्ष के आधार पर जो उन्होंने प्रयोग किया
इसके आधार पर उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ये बोला परमाणु की संपूर्ण मात्रा परमाणु के केंद्रक में स्थित होता है। सभी धनावेशित कण केंद्रक में स्थित होता है, तभी तो केंद्रक क्या होगा, धनावेशित है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त था, तभी क्या है, ज्यादातर किरणें स्ट्रेट लाइन में निकल जा रही थी। परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण कहाँ होंगे, केंद्रक में ही, केंद्रक के बाहर स्थित होंगे। और परमाणु क्या है, विद्युत उदासीन है, विद्युतीय रूप से उदासीन है। यानी परमाणु में उपस्थित धनावेशित कण को हम लोग पहले इसके पहले डिस्कवर कर चुके थे कि धनावेशित कण क्या है, प्रोटॉन की है, उसका नाम प्रोटॉन दिया गया था। ऋणावेशित कण जिसको कि इलेक्ट्रॉन कहा गया, उसकी संख्या क्या होती है, समान होती है, उसकी संख्या समान होती है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ दोष निकला है, मतलब क्या, कुछ ऐसी जगह है जो कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में यह बोला गया था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष हम लोग देखते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक ये है, नाभिक के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, नाभिक धनावेशित है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन, ये डबल नहीं, ये नाभिक के बाहर उन्होंने ये कहा था कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जो नाभिक का पोर्शन है ये धनावेशित पोर्शन है, नाभिक का पोर्शन क्या था, धनावेशित था, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो गति विज्ञान के अनुसार यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी इसके अनुसार ये जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा केंद्रक के चारों ओर, अगर ये घूमता है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर चक्कर लगाता है, परमाणु मॉडल के हम लोग दोष में जा रहे हैं, परमाणु मॉडल के दोष। तो पहला दोष ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अगर चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के चारों ओर अगर चक्कर लगाएगा तो क्या है, ये अपनी ऊर्जा लॉस करेगा, ये अपनी ऊर्जा को लॉस करेगा। अगर ये ऊर्जा लॉस कर रहा है, वो ऊर्जा लॉस करेगा तो क्या है, एक समय ऐसा आएगा कि ये अपना ऊर्जा को खोकर ये सीधे नाभिक में गिर जाए और इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाए। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हुए, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊर्जा लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा और इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, जो परमाणु खत्म हो जाएगा, परमाणु का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। कारण इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ पर आकर गिर गया तो जैसे ये चक्कर लगाता है तो ये क्या है, इसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, ठीक है। कारण जब भी ये चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा में कमी आएगी और आकर्षण बल के कारण जैसे जैसे ऊर्जा की कमी आएगी तो केंद्रक इसको क्या है, अपनी ओर खींचता रहेगा। केंद्रक क्या करेगा, अपनी ओर इसको, कारण केंद्रक क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में जानते हो आकर्षण होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज वाला क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा और एक समय ऐसा आएगा कि नाभिक में गिरकर उसमें विलीन हो जाएगा और क्या है, परमाणु का विनाश हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर उन्होंने ये क्या कहा था कि परमाणु के किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उन्होंने कहा था कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, परमाणु के चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, लेकिन
कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का यहाँ पर वर्णन नहीं है था। किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसका वर्णन यहाँ पर नहीं था। कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का वर्णन नहीं था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा उसका वर्णन यहां पर नहीं था। ठीक है, तो एक बात और थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ऊर्जा लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु क्या होगा, नष्ट हो जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया बोला था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कि कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। उपस्थित संख्या का वर्णन नहीं था, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में कितना उपस्थित होगा इसका वर्णन वहां पर नहीं किया गया था। कितना इलेक्ट्रॉन कहां पर उपस्थित होगा ये नहीं बताया जाने के कारण ये उसमें त्रुटि थी। ठीक है, इसमें आशा करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसमें जो उत्पन्न दोष है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।